Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आधुनिक भारत चल रहा था और इसमें हम लोग बंगाल के गवर्नर को एक ओर से पढ़ रहे थे। तो चलिए आज जो बारी है यह सर जॉर्ज वार्लो को देखेंगे, लॉर्ड मिंटो प्रथम को देखेंगे और लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखेंगे, साथ ही लॉर्ड एम हर्स्ट को भी देखेंगे। इसमें क्या है मित्र कि छोटा छोटा जो गवर्नर कुछ कम कार्यकाल के लिए रहा है, कम समय के लिए रहा है, उसका पॉइंट भी कम है, तो उसको छोटे छोटे पॉइंटों में निपटा दिया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि जानते हैं हम लूसेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो है कुछ कुछ छोटा पॉइंट है और बाकी जिसका जितना ज़्यादा है तो उसको उतना ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे वारेन हेस्टिंग्स की बात कर लें, हमने उसको तीन पार्ट में पढ़ा क्योंकि ज़्यादा पॉइंट था, बहुत ज़्यादा पॉइंट था और बहुत ज़्यादा देखना होगा। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं, जो भी है यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। आज बारी है सर जॉर्ज वार्लो, है ना। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 ईस्वी कार्यकाल रहा इनका। 1805 से 1807 ईस्वी तक कार्यकाल किसका रहा? तो यह है सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो, सर जॉर्ज वार्लो बंगाल का गवर्नर। 1805 से 1807 इनका कार्यकाल रहा। कहा जा रहा है 1806 ईस्वी में वेल्लोर में, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह, है ना। वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। मतलब वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ वह सर जॉर्ज वार्लो, जिसका कार्यकाल 1805 से 1807 है। तो इनके समय का ये एक महत्वपूर्ण घटना है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये वेल्लोर में सिपाही विद्रोह क्या हुआ था, इस चीज़ को समझते हैं। वेल्लोर जो है ये इंडिया के साउथ पार्ट, दक्षिण में है। ये दक्षिण भारत का एक जगह है वेल्लोर। यहाँ पर क्या हुआ था वेल्लोर में, यहाँ एक पूर्ण दिन में, मतलब एक दिन में जो है वेल्लोर में एक, आप समझ सकते हैं कि वेल्लोर में एक किला था, वह अंग्रेजों का उस पर कब्जा था। लेकिन वेल्लोर के जो वहाँ के निवासी थे उन्होंने उस पर विद्रोह किया और वहाँ उस किले पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के साथ ही अंग्रेज ब्रिटिश शासन के जो सिपाही थे 200 सिपाही उसमें मारे गए। तो यह जो घटना थी इसी का नाम दिया गया सिपाही विद्रोह, जो वेल्लोर में घटित हुई, है ना। विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो यह जो है ये घटना 1806 ईस्वी में हुई और वेल्लोर में हुई, सर जॉर्ज वार्ले के काल में हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी कार्यकाल रहा इसका, 6 साल का, 1807 से 1813 ईस्वी। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। लॉर्ड मिंटो के काल में रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो थे के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि, है ना, मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ की मध्यस्थता में हुआ। तो ये कह रहा है कि इसके काल में रंजीत सिंह, ये रंजीत सिंह लिखा हुआ है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कब? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी किसके समय में पास हुआ? तो ये जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में पास हुआ। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी किसके समय में पास हुआ? तो यह जो पास हुआ तो ये आपका लॉर्ड मिंटो के काल में पास हुआ। तो यहाँ से इसके काल में रंजीत सिंह, मतलब लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई और मध्यस्थता कराया चार्ल्स मेटकॉफ ने, और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। अब समझते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 क्या है। ये क्या था? चार्टर एक्ट 1813 जो है यह ईसाइयों को, है ना, यह जो है ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए मिशनरियों को अनुमति दी गई थी। इसमें किसमें? चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट 1813 में ईसाइयों को, है ना, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को अनुमति दी गई थी। मतलब कि मिशनरी जो है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह इस बात का जिक्र चार्टर एक्ट 1813 में था कि अगर कोई ईसाई है तो वह वहाँ की जो मिशनरी है वह अपने धर्म की प्रचार इसमें कर सकती है। और इसी के साथ जो है, इसी अनुमति के कारण आज देखते होंगे कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है ना, इसी को लेकर के चार्टर एक्ट 1813 में जो है धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई, है ना। तो ईसाई लोग जो है, ईसाई धर्म का प्रचार जो है, मिशनरी लोग, उसको अनुमति मिल गया प्रचार करने का और वो ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। इसी चार्टर एक्ट 1813 को देखते हुए अभी भी जो हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में है अनुच्छेद 25, है ना, जिसमें धर्म प्रचार की अनुमति
दी गई है, या आप कह सकते हैं कि धर्म प्रचार का उसमें आदेश मतलब धर्म प्रचार पर कोई रोक छेक नहीं लगा सकता, अर्थात अगर कोई धार्मिक लोग है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वह भी आप एक तरह से इससे संबंधित है ना। तो इसी अनुमति के कारण जो है वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 इसका कार्यकाल रहा। किसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी इनका कार्यकाल हुआ। आइए देखते हैं इसका पॉइंट क्या क्या है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल, है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुई। सबसे पहला पॉइंट देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816, आंग्ल नेपाल मतलब अंग्रेज और नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा, ये कहाँ के हैं? नेपाल के। नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच, गोरखा जो है नेपाली सैनिक होता है, अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगोली की संधि आपसे कहा जाएगा, संगोली की संधि निम्नलिखित में से किनके किनके बीच हुई? तो इसका जो होगा ये आंग्ल नेपाल युद्ध हो जाएगा। अंग्रेजों और नेपालों के बीच संधि जो हुई वह संगोली की संधि के द्वारा जो है आंग्ल नेपाल युद्ध का विराम हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हो गई। तो यह ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक हुई और इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच कब हुई? 1816 ईस्वी में हुई संगोली की संधि, और इसी के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हो गई संगोली की संधि के साथ। तो यह याद रखना है, संगोली की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी में। किसके किसके बीच? नेपाल और अंग्रेजों के, नेपालियों और गोरखों और अंग्रेजों के बीच, या नेपालियों और अंग्रेजों के बीच। आगे बढ़ते हैं। इसके समय में, किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वसील मोहम्मद चीतू एवं करीम खां। वसील मोहम्मद चीतू एवं करीम खां ये जो है पिंडारियों के नेता थे। देखिए इसके समय में अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं वसील मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। सबसे पहले हमको समझना होगा कि पिंडारी क्या है। ये जो पिंडारी वर्ड यूज किया है, पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का अर्थ क्या होता है? देखिए पिंडारियां बना है पिंडारी से, और पिंडारी जो होता है यह एक तरह से कर्नाटक की एक लूट मार करने वाली जो है यह एक जाति थी, है ना। कर्नाटक में लूट मार करने वाली एक जाति थी जिसका नाम था पिंडारी। पिंडारी और ये जो लूट मार करने वाली जाति थी इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जो वीर योद्धा होते थे वो इसमें आते थे, इसके अंतर्गत पिंडारी के अंतर्गत आते थे। और उसमें एक से एक योद्धा होते थे, क्योंकि वो साधारण लोग नहीं थे, वो जो है एक योद्धाओं का समूह था जिसमें कि हिंदू लोग भी रहते थे और मुस्लिम लोग भी रहते थे। एक खासियत थी पिंडारियों की, वो एक साथ रहने के बावजूद भी धर्मगत लड़ाई उसमें कभी नहीं होती थी, क्योंकि वो सब वीर होते थे। और इसलिए जो है पिंडारी एक समूह बना करके जिसको चाहता था जहाँ वहाँ लूट सकता था, उतनी क्षमता वो अपने पास रखता था कि वो जब चाहे तब हमला भी। आपने आगे देखा होगा शिवाजी जब युद्ध लड़े थे मुगलों से, उसमें भी पिंडारियों ने शिवाजी की मदद की थी, है ना। ऐसा बहुत सारा उदाहरण मिलता है जिसमें कि पिंडारियों ने अच्छे लोगों का मदद किया है। तो ये जो यहाँ पर पिंडारी जो आप देख पा रहे होंगे कि इसके सामने लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वसीम मोहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। यह दोनों जो है इसका मुख्य नेता था। कहा जाता है कि मिर्जापुर और शाहाबाद को 1812 में आक्रमण कर दिया था। मिर्जापुर और शाहाबाद पर 1812 में अंग्रेजों का शासन होते हुए भी इन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया था। 1815 में निजाम प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था और 1816 में उत्तरी सरकारों को लूट लिया था। तब जाकर के 1812, 15 और 16 3 बार आक्रमण किया अलग अलग जगहों पर और अंग्रेज के रहते हुए भी, है ना। सबसे पहले जो है मिर्जापुर और शाहाबाद को लूटा 1812 में, 1815 में निजाम प्रदेश पर आक्रमण किया और 1816 में पिंडारियों ने उत्तरी सरकार को लूट लिया। इस तरह होकर के तंग आ गया था अंग्रेज। तब 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डिसीजन किया पिंडारियों का दमन आवश्यक है और दमन की नीति को अपनाया। और दमन की नीति को अपनाने के बाद 1824 में
पिंडारियों का पूर्ण खात्मा कर दिया, पूरी तरह से पिंडारियों का नामो निशान धरती से मिटा दिया। ये किसने किया? तो ये किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 1817 में वह कड़ी निगाह, चूंकि बार बार उस पर जो है ये लोग कुछ कर नहीं पा रहा था और वो अपना मन उसका बढ़ते जा रहा था, 1817 में पिंडारियों की दमन की नीति पिंडारियों की दमन की पॉलिसी लगाई और 1824 तक में सारे पिंडारियों का खात्मा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से, मराठाओं में जो बची खुची पावर थी वह सब जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स काम खत्म कर दिया। वही कह रहा है, इसने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया, मतलब लास्ट में जो बचा खुचा पावर था सब के सब खत्म कर दिए। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। देखिए क्या कहा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। प्रेस पर प्रतिबंध का अर्थ क्या होता है? प्रेस पर प्रतिबंध का अर्थ था कि जो अंग्रेजों के बारे में जो भारतीय पत्रकार है, भारत की जो मीडिया है, वह अपने भाषा में अंग्रेजों के बारे में कुछ गलत ना लिखे, है ना, या अंग्रेजों के बारे में कुछ उसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए इसके पृष्ठ में या इसके न्यूज में। इस तरह का रोक जो है अंग्रेज भारतीयों पर लगाते थे और इसी को कह रहे थे कि प्रेस पर प्रतिबंध, है ना। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब था कि कोई भी भारतीय प्रेस जो है वह अंग्रेज के विरुद्ध या उसके विरुद्ध कोई भड़काऊ बात या उसकी भर्त्सना अपने समाचार पत्र में नहीं कर सकता है। तो यह सब प्रतिबंध था। इन प्रतिबंध को, है ना, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया और उसके कुछ नियम कानून, कुछ मार्गदर्शन उसमें किसने डाला? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अब यहाँ पर यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1822 ईस्वी में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट, क्या कह रहा है? टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम। इंग्लिश में बोलिए तो ये टेनेंसी एक्ट है और हिंदी में पढ़िए तो ये क्या है? ये काश्तकारी अधिनियम है। तो अब पहले ये समझिए कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया का अर्थ क्या हुआ, या काश्तकारी अधिनियम क्या है, या टेनेंसी एक्ट क्या है। तो ये जो ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822 भी इसको बोलते हैं और कहीं कहीं पर टेनेंसी एक्ट भी मिलेगा या काश्तकारी अधिनियम भी मिलेगा, कहीं कहीं पर बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822 भी मिलेगा। तो इसमें क्या है कि यदि रैयत, है ना, यदि रैयत अपना किराया देते रहे, एक तो निश्चित तौर पर देते रहे, तो उसको विस्थापित नहीं किया जाएगा। रैयत का मतलब प्रजा होता है कि जो भी जमीन जो कर रहा है जो आदमी, अगर उस जमीन का भुगतान, उस जमीन का किराया, उस जमीन का लगान अगर वह निश्चित रूप से निश्चित समय पर दे रहा है तो उसको उस जमीन से कोई भी दखल नहीं कर सकता। हाँ, दखल किया जा सकता है जब कुछ ऐसा कोई स्पेशल केस होगा तभी उसको दखल किया जा सकता है, अन्यथा उसको कोई भी अपने ज़मीन से दखल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह जो है नियमित लगान दे रहा है, नियमित उस ज़मीन का कर दे रहा है। तो यह जो है टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम के तहत ये लागू किया गया कि यदि रैयत अपना किराया देती रहे तो उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा, साथ ही विशेष परिस्थिति को छोड़कर किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर कोई ऐसा विशेष परिस्थिति होता है तभी उस जमीन पर उसका किराया बढ़ाया जाएगा, अन्यथा अगर वह नियमित रूप से कर दे रहा है, नियमित रूप से लगान दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तो उस रैयत को उस जमीन से कोई भी नहीं हटा सकता। यह चीज़ था काश्तकारी अधिनियम के तहत, या फिर आप समझ सकते हैं टेनेंसी एक्ट के तहत ये बात कही गई थी। तो इसी के समय अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लॉर्ड एम्सहर्स्ट, है ना, 1823 से 1828 ईस्वी, इनको देख लेते हैं। लॉर्ड एम्सहर्स्ट ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद, आप देख रहे हैं 1813 से 1823 और 1823 के बाद 1828 तक कौन हो गया? लॉर्ड एम्सहर्स्ट। तो लॉर्ड एम्सहर्स्ट जो है 1823 से 1828 इनका कार्यकाल है। लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। प्रथम अंग्रेज और बर्मा के युद्ध जो है 1824 से 1826 में चला, है ना। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 1826, याद रखिएगा। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 1826। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 1816। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 संगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ। और
लॉर्ड एम्स हर्ट्स के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। अंग्रेज और बर्मा, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 ईस्वी में लड़ा गया और 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। कहाँ की संधि हुई? यांडबू जगह का नाम है, यांडबू की संधि हुई। तो अब आपको ध्यान रखना, एक बात याद रखना है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-1816 और संधि हुआ संगोली की। और यहाँ पर वहाँ पर जो गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ देखिए, यहाँ आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी और गवर्नर है आपका लॉर्ड एम हर्ट्स और संधि हुई यांडबू की संधि। तो यह दोनों चीज आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। बैरकपुर छावनी में जो सैन्य विद्रोह हुआ वह भी, बैरकपुर छावनी का सैन्य विद्रोह जो हुआ वह भी किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड एम हर्ट्स के समय में, लॉर्ड एम हर्ट्स के समय में बैरकपुर सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। तो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो ये था कि लॉर्ड एम हर्ट्स के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 में, और आंग्ल बर्मा युद्ध जो है अंग्रेजों के बीच जो युद्ध, इस युद्ध की जो संधि हुई वह यांडबू की संधि हुई। किस संधि हुई? यांडबू की संधि के साथ ही आंग्ल बर्मा युद्ध विराम हुआ। और लॉर्ड एम हर्ट्स के समय में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी जो है, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एम हर्ट्स के समय में ही हुआ। तो आज हम लोगों ने जो भी गवर्नर था बंगाल का उसको एक ओर से हम लोगों ने देखा, और इसके बाद जो अगला गवर्नर होगा हम उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे अगली वीडियो में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगता है जरूर कमेंट में बताइए, आप मार्गदर्शन कीजिए, हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।